What is the full form of URL? Uniform Resource Language. Yes, URL stands for Uniform Resource Locator. We have one technique that is called URL. Now see, you can append some extra data at the end of each URL. Basically क्या है कि कोई भी URL होगा, मतलब वेब एड्रेस होगा, एड्रेस जो हमारी एड्रेस पाथ होता है इंटरनेट पे, उसपे जो आप एड्रेस डालोगे उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टेक्स्ट आप ऐड अप कर दोगे. एक्स्ट्रा टेक्स्ट हम क्यों ऐड करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी. I will give you some unique, some encrypted code that you will have to add at the end of your URL. अगर तो वो मेरे दिए कोड ही आप उस पे ऐड अप करोगे, then I will make it sure कि yeah, they are the students of MC2 because this is the code that is given by me to them. ठीक है. अगर मैं कोई आपको स्पेशल नंबर इशू कर दूं पूरी क्लास को कि अगर आप अपने किसी भी एड्रेस में URL में पूरा URL लिखने के बाद अगर ऐसा नंबर डाल दोगे तो मेरे को मेल करोगे जहाँ कोई आपने लिंक सेंड किया और उस लिंक में वो नंबर ऐड कर दोगे, तो मैं उसमें कंफर्म होगा मेरे को कि ये दे आर द वैलिड स्टूडेंट्स ऑफ MC2 बिकॉज इन्होंने URL के साथ जो नंबर ऐड अप किया है दैट नंबर इज गिवन टू देम बाय मी. ठीक है. तो URL रीराइटिंग का मतलब होता है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक होता है, जो वेब का एड्रेस होता है, उसमें हम कुछ जैसे इन्होंने क्या लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल वेब एड्रेस है http:/tute.com/file.htm. उसके बाद क्या ऐड अप किया है? सेशन आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5. ठीक है. मतलब है कि कोई भी वेब एड्रेस था उसमें एक स्पेशल इन्होंने एक्स्ट्रा डेटा ऐड किया दैट इज सेशन आईडी, जिस सेशन आईडी की वैल्यू है 1 2 3 4 5. अब जहां जहां पे भी ये URL जाएगा साथ में सेशन आईडी जाएगी, तो जिसने भी इनको सेशन आईडी इशू की होगी, चाहे लेट अस सपोज की वेब सर्वर ने ही सेशन आईडी जनरेट की है, तो अगर इफ वेब सर्वर विल रिसीव सच एड्रेस, वेब सर्वर इसी एड्रेस को रिसीव करेगा जिसमें सेशन आईडी 1 2 3 4 5 लिखी होगी, तब वेब सर्वर अंडरस्टैंड इट वेरी इजली, यस दे आर द वैलिड यूजर्स. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ URL रीराइटिंग. URL रीराइटिंग का मतलब है कि आपके पास एक एड्रेस होगा, URL बोलते ही एड्रेस को है, आपने उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा डेटा ऐड अप करना है, जिस मतलब क्यों डाटा आपने ऐड अप करना है? टू इंश्योर दैट यू आर द वैलिड यूजर्स. अब जो रोल नंबर आपके पास है, क्या वही सेम रोल नंबर BCA2 के पास है? नो. नो. तो मेरे को क्लियर होगा ना, अगर तो आपके रोल नंबर से ही रिक्वेस्ट आएगी तो आई विल अंडरस्टैंड कि दिस इज सेंट बाय MC2 स्टूडेंट. अगर वो रोल नंबर आपका नहीं होगा तो मैं फिर भी अंडरस्टैंड करूंगी ना कि सच स्टूडेंट इज नॉट MC2 स्टूडेंट, मे बी वो BCA के किसी सेमेस्टर का हो, मे बी वो किसी और कोर्स का हो. तो URL रीराइटिंग मीन्स कि जब आप कोई, दिस इज फॉर अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पासिंग, जब आप कोई इंफॉर्मेशन सेंड करोगे तो उस इंफॉर्मेशन सेंड करने के टाइम आप लिंक के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दोगे, आपकी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करेगी. जो क्लियर है? यस मैम. जैसे आप वो सेंड करते हो अपनी PDF में असाइनमेंट सेंड करते हो ना, उसमें क्या लिखते हो? देखो सब्जेक्ट तो सबके लिए कॉमन है. अगर आप सीधा यस. सब्जेक्ट नेम से ही हमें PDF सेंड कर दोगे, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट नेम तो पूरी क्लास के लिए सेम है. फिर हम टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि विच PDF बिलोंग्स टू विच स्टूडेंट? हम आपको ऐसे बोलते हैं ना कि अपना नाम लिखो फॉलोड बाय योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर. ऐसे ही होता है ना. यस मैम. आपके जो फाइनल एग्जाम्स हुए थे उसमें भी ऐसे ही था ना कि यू हैव टू राइट डाउन योर नेम अलोंग विद योर यूनिवर्सिटी रोल नंबर. दैट मेक डिफरेंस बिटवीन एवरी स्टूडेंट. सब्जेक्ट तो सारी क्लास का ही सेम है. एडवांस जावा तो पूरी MCA के लिए ही एडवांस जावा है, तो मैं सब्जेक्ट नेम से तो डिफरेंशिएट कर नहीं पाऊंगी. व्हाट आई नीड टू यूज, मे आई नीड टू यूज योर रोल नंबर और either I will use your name. So that is called URL rewriting. जब आप किसी लिंक को, किसी एड्रेस को लिखोगे along with such URL, you just need to add some extra data. Is that clear to all? यस मैम. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट है सेशन ऑब्जेक्ट्स. सेशन ऑब्जेक्ट. सेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि सेशन इज नथिंग, इट इज अ टाइम स्लॉट.
सेशन एक टाइम स्लॉट है. लेट अस सपोज कि आई हैव शेयर, आपको पता है ना ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड. Yes, ma'am. तो वन टाइम पासवर्ड का भी टाइम होता है ना, कि अगर आपने 48 सेकंड्स में फिल कर दिया तो वैलिड है, अगर आपने 30 सेकंड्स में फिल किया तो वैलिड है, अगर आप उसको नहीं फिल करते तो वो फिर इनवैलिड माना जाता है. फिर हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं ना, रीसेंड ओटीपी, ऐसे होता है ना. Yes, ma'am. तो इट मींस वो ओटीपी के बिहाइंड पे जो कोडिंग है दैट इज ऑफ सेशन. सेशन इज अ term in the advanced Java that is not in advanced Java, in HTML, in ASP.NET, multiple languages में आपको सेशन मिलता है. सेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द टाइम इंटरवल. ट्रांजैक्शन में जो टाइम इंटरवल आ रहा है उसको पूरे को पूरे होल्ड करना, कंट्रोल करना, उसकी सारी मेंटेनेंस करना, दैट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेशन. ओके. Yes, ma'am. तो ऐसे ही एडवांस जावा में भी हमारे पास सेशंस हैं जो टाइम स्लॉट्स का एनालिसिस करेंगे. अगर मैंने आपके साथ मैंने ओटीपी शेयर किया है, अगर तो लेट अस सपोज कि मैं ग्रुप में एक ओटीपी सेंड करती हूँ, उस ग्रुप में अगर तो वो वैलिड स्टूडेंट होगा तो फिर तो वो ओटीपी को इमीडिएटली उसमें फिलअप करेगा टेक्स्ट बॉक्स में और सबमिट बटन पे क्लिक करेगा. अगर आप MCA2 के स्टूडेंट ही नहीं हो, यू आर नॉट द वैलिड स्टूडेंट ऑफ MCA2, इट मींस यू आर नॉट एबल टू एंटर योर ओटीपी. तो जितना ज्यादा ओटीपी किसी का लेट आएगा, जितनी ज्यादा रीसेंड की रिक्वेस्ट आएगी, उतना मेरे लिए एनालिसिस करना इट विल बी वेरी इजी कि he or she is not the valid or a genuine student of MCA2. तो सेशन सिंपली क्या करता है, सेशन टाइम स्लॉट का एनालिसिस करता है. फाइन टू ऑल. Yes, ma'am. तो सेशन आप पे डिपेंड करता है कि आपने सेशन को इनेबल करना है कि डिसेबल करना है, मतलब आप सेशन चाहते हो कि नहीं चाहते. अगर तो सेशन आपका चल रहा है ठीक है. इफ यू वांट कि आपने सेशन नहीं यूज करना, आपने सेशन डिसेबल करना है, उसका सिंटेक्स है एंगल ब्रैकेट परसेंटेज. परसेंटेज चलेगा ही चलेगा बिकॉज दिस इज द स्टैंडर्ड सिंटेक्स ऑफ JSP. एट द रेट पेज सेशन इज इक्वल टू फॉल्स. अब मैंने जो पेज पे सेशन था उसको क्या कर दिया, फॉल्स. इसका मतलब है नाउ देयर विल बी नो एनी सिंगल रिकॉर्ड ऑफ सेशंस. क्लियर है. आप Yes, ma'am. सेशन को अनेबल भी कर सकते हो, आप सेशन को डिसेबल भी कर सकते हो. यू कैन इधर मेक इट ऑन और मेक इट ऑफ. ट्रू कर लो, फॉल्स कर लो, इट्स अप टू यू कि आप अपने पेज पे सेशन लगाना चाहते हो कि नहीं. क्लियर टू एवरीवन. Yes, ma'am. एनीवन हैव एनी क्वेरी? The JSP engine exposes the HTTP session object to JSP author through the implicit session object. Since the session object is already provided to the JSP programmer, the programmer can immediately begin storing and retrieving data from the object without any initialization or get session. Here is the summary of the important methods available through the session object. अगर आप किसी भी प्रोग्रामर को सेशन ऑब्जेक्ट दे दोगे ना, तो that person can get the information. ठीक है, वो इमीडिएटली सेशन पे काम करना स्टार्ट कर देगा, ना ही वो किसी इनिशियलाइजेशन की वेट करेगा कि कब कोई ऑब्जेक्ट वो इनिशियलाइज करे, ना ही वो गेट सेशन को यूज करेगा. अगर मैंने सीधा ही सेशन लगाया है, आई हैव ऑलरेडी डन द सेशन आफ्टर क्रिएटिंग और इनेबलिंग द सेशन. इफ आई विल गिव यू ऑब्जेक्ट, सेशन ऑब्जेक्ट, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि सेशन क्रिएटेड है, इनेबल्ड है, क्या है. आपने सीधा सेशन ऑब्जेक्ट को यूज करना है और सेशन रिलेटेड सारे टास्क परफॉर्म करने स्टार्ट करने. अगर आपको सीधा सेशन ऑब्जेक्ट मिलता है तो यू जस्ट नीड टू स्टार्ट वर्क ऑन द सेशंस. You don't need to do any initialization of session object, or you don't need to call any get session method. Clear? Yes, ma'am. These are the methods that is used in a session object. क्या नाम है इसका, जशनप्रीत पढ़ो फर्स्ट. Public object get attribute string name. This method returns the object bound with the specified name in this section or null if no object is bound under the name. तो पहला मेथड है पब्लिक ऑब्जेक्ट गेट एट्रीब्यूट, और उसकी डेटा टाइप कौन सी है, स्ट्रिंग, और उसमें पैरामीटर क्या पास कर रहे हो आप, नेम. इट मींस वी आर पासिंग द पैरामीटर नेम हुज डेटा टाइप इज स्ट्रिंग.
This method return the object bound with the specified name in this session. It means अगर तो सेशन के साथ आपने किसी भी नाम का कोई ऑब्जेक्ट बाउंड किया है तो उस ऑब्जेक्ट का नेम आपको रिटर्न होगा, और नल जीरो आउटपुट आएगी इफ नो ऑब्जेक्ट इज बाउंड अंडर द नेम। इसका मतलब है कि इफ अगर आपने कोई पैरामीटर पास की है सेशन में, किसी भी नाम का कोई ऑब्जेक्ट अटैच किया है, पास किया है, तो इट विल रिटर्न द नेम ऑफ सच ऑब्जेक्ट। if no object is added or bounded with the session, then it will return the output null or zero. Clear? Next पढ़ो। Public enumeration get attribute names. This method returns an enumeration of string objects containing the name of all objects bound to this session. Public enumeration get attribute names। आपको मेथड से क्लियर हो रहा है कि इस केस में हम क्या रिटर्न करेंगे? इन्यूमरेशन ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की इन्यूमरेशन मतलब डिटेल, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिसमें जितने भी सेशन के साथ ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड हैं और आपने अटैच किए हैं, जहां आपने ऑब्जेक्ट्स पास किए हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का नेम हम एज अ पैरामीटर जो आपने पास किए सबका नेम हम गेट कर लेंगे। ठीक है, पहले में हम चेक करेंगे कि आपने ऑब्जेक्ट किसी नाम का ऑब्जेक्ट सेशन के साथ अटैच किया है कि नहीं। अगर तो अटैच किया है तो नेम रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज वी विल रिटर्न द आउटपुट एज अ जीरो। सेकेंड केस में क्या होगा कि हम स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स की एन्यूमरेशन रिटर्न करेंगे, डिटेल रिटर्न करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स के नेम्स की जो आपने सेशन में अटैच किए हैं, पास किए हैं। थर्ड वन इज Public long get creation time. This method returns the time when this session was created, measured in milliseconds since midnight January 1, 1970 GMT. नाम से क्लियर है, पब्लिक लॉन्ग गेट क्रिएशन टाइम। इस केस में हम गेट करेंगे क्रिएशन टाइम ऑफ द सेशन जिसकी डेटा टाइप होगी लॉन्ग में। तो दिस मेथड और दिस फंक्शन विल रिटर्न द टाइम व्हेन द सेशन वाज क्रिएटेड, और इसकी डेटा टाइप होगी लॉन्ग। क्लियर? और उसको मिली सेकेंड्स में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि जो टाइम स्लॉट आएगा हमारे पास रिटर्न होकर कि व्हेन द सेशन वाज क्रिएटेड इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ मिली सेकेंड्स, राइट? Yes. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। Public Boolean is new. This method returns true if the client does not yet know about the session or if the client chooses not to join the session. मेथड है पब्लिक बूलियन इज न्यू। आपने रिटर्न करना है इज न्यू पे एनालिसिस करके। इज न्यू का मतलब है कि न्यूली, ठीक है, इज न्यू, क्या वो फर्स्ट टाइम आया है? नाम से क्लियर है ना, इज न्यू। अगर तो वो न्यू है, न्यू का मतलब है कि वो पहले सेशन को नहीं यूज किया उसने, ही और शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सेशन। अगर तो अभी तक उसने सेशन को ज्वाइन नहीं किया, वो न्यू है, उस सेशन के बारे में उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम वैल्यू क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू। अगर तो आप पहले ही सेशन में लॉग इन कर चुके हो, आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है, आप सेशन पे काम कर चुके हो, तो इज न्यू की आउटपुट क्या आएगी? ट्रू आएगी कि फॉल्स आएगी? True. देखो, इज न्यू का मतलब है कि अगर वो फर्स्ट टाइम सेशन को यूज करने लगा है, मतलब उसने पहले सेशन कभी यूज नहीं किया, ना ही कभी सेशन ज्वाइन किया है, ना ही उसको सेशन की कोई इंफॉर्मेशन है, तो इज न्यू की आउटपुट आएगी ट्रू। अगर वो न्यू नहीं है, पहले ही वो सेशन को यूज कर चुका है, सेशन का उसके पास लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, तो क्या आउटपुट आएगी इज न्यू की? क्या वो अगर तो न्यू है ट्रू आएगा, अगर वो नहीं है, पहला ही ओल्ड यूजर है, तो आउटपुट क्या आएगी? False. फॉल्स। यस, नेक्स्ट पढ़ो। Public void remove attribute string name. This method removes the object bound with the specified name from this session. आपको नेम से क्लियर है, रिमूव कर दो वो सारे एट्रीब्यूट्स। कौन सा एट्रीब्यूट है हमारा? नेम, जिसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो जो आपने सेशन के साथ जो ऑब्जेक्ट्स जिस नेम के भी बाउंड किए थे, पास किए थे, वो सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे आपके? रिमूव। नेक्स्ट। Public int get max inactive interval. This method returns the maximum time interval in seconds that the servlet contain will keep this session open between client access. इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम टाइम इंटरवल आपको रिटर्न करेगा।
जिसका मतलब है कि कब आपने सेशन को ओपन किया और कितना टाइम आपने सेशन को ओपन रखा और कब आपने सेशन को क्लोज किया। वो सारी इंफॉर्मेशन किस में आएगी, टाइम इंटरवल में। मतलब आपने 10 सेकेंड सेशन को ऑन किया है, 40 नैनो सेकेंड्स के लिए किया है, 2 मिनट्स के लिए किया है, कितना टाइम आपने सेशन को ओपन किया है, वो सारा किस में आएगा, गेट मैक्स इनएक्टिव इंटरवल में। फाइन। Yes. नेक्स्ट, Public void invalidate. This method invalidates this session and unbind any object bound to it. this method invalidates this session and unbinds any object bound to it. अगर आपने कुछ कैंसिल करना है, कोई डिलीट करना है, कुछ इनवैलिडेट करना है ना, अगर आपका सेशन ही इनवैलिड होगा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट इज बाउंडेड विद सच सेशन विल बिकम इनवैलिडेट। वो साथ में ही अनबाइंड हो जाएंगे जो हमने बाउंड किए थे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स सेशन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। Public string get ID. This method returns a string containing the unique identifier assigned to this session. जो आपको सेशन असाइन किया है उस सेशन की जो यूनिक आईडी होगी, मींस यूजर नेम होगा या पासवर्ड होगा, वो आप रिटर्न करोगे इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। मतलब अगर मैंने सेशन बना दिया MC2 के लिए, जो मैंने आपको यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड एलोकेट किया होगा उसको आप रिटर्न करोगे, बट द आउटपुट विल बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ओनली। नेक्स्ट, Public long get last accessed time. This method returns the last time the client sent a request associated with this session as the number of milliseconds since midnight January 1, 1970 GMT. इस केस में क्या होगा, हम गेट करेंगे लास्ट एक्सेस्ड टाइम कि कब हमने लास्ट टाइम सेशन को गेट किया था, एक्सेस किया था। अब जो टाइम आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, लॉन्ग डेटा टाइप में। ठीक है, वो भी सेम मिली सेकेंड्स में ही हम उसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है डिलीटिंग अ सेशन। देखो मैंने आपको पहले बोला है ना कि इट्स कंप्लीटली इन आवर हैंड्स कि वी वांट टू इनेबल अ सेशन और वी वांट टू डिसेबल अ सेशन। कंपल्सरी नहीं है कि हर बार आप सेशन लगाओगे। इट्स अप टू यू कि आपने सेशन यूज करना है कि नहीं। लेट अस सपोज कि आप सेशन यूज कर रहे हो एंड यू वांट टू डिलीट इट। तो पहला पॉइंट है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को डिलीट करना है तो फिर आप मेथड कौन सा यूज करोगे, पब्लिक वॉइड रिमूव एट्रीब्यूट, और उसमें पैरामीटर हम पास करेंगे नेम, जिसकी रिटर्न टाइप होगी स्ट्रिंग। इसका मतलब है here it will remove the name of the object that is associated with session। तो किसी एक एट्रीब्यूट को हम डिलीट कर देंगे जो सेशन के साथ एसोसिएटेड था। तो सेशन में हम जो ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के नेम्स होते हैं, तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे और जो ऑब्जेक्ट डिलीट होगा वो बाय नेम डिलीट होगा। उसका हम नाम टाइप कर देंगे, वी विल टाइप द नेम कि इसको डिलीट कर दो इस एट्रीब्यूट को, तो वो एट्रीब्यूट आपका जो सेशन के साथ कनेक्टेड होगा, एसोसिएटेड होगा, वो डिलीट हो जाएगा। फाइन। Yes. पहले में तो सिर्फ हम पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ही डिलीट करेंगे। जैसे हमारी क्लास में 18 बच्चे हैं, तो किसी एक की एंट्री अगर मैंने डिलीट करनी है तो इन दैट केस वी विल यूज अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। Next is delete the whole session. Now you want to delete entire session. You don't want to delete a single attribute from the session. You want to delete a entire session. In such case, we will use the method name public void invalidate. This is for deleting the whole session. The syntax is that public void invalidate, and this will discard the entire session. Third is setting session timeout. Now you want to set the time limit of the session, and we have a method named as public void set max inactive interval, or we will pass the parameter interval whose data type will be int. So this method is used to set the timeout for the session individually. तो आपको time slot मिलेगा ना, कि जैसे अब हमारा time slot है कि हमारी जो class है it will be start at 11:30 till 1:15. So this is the session that we have already set for this advanced Java class. So if you want to set the session timeout, आपके पास method होगा public void set max inactive interval, और पैरामीटर पास करेंगे इंटरवल जिसकी रिटर्न डेटा टाइप होगी इंटीजर में। फाइन। नेक्स्ट है log the user out.
this server, the server that supports the servlet 2.4, you can call logout to log the client out of the web server and invalidate all the session belongings to all the users. Logout means if you want to make it some users to log out, then we will use the log out. हम किसी भी यूजर को लॉग आउट करवा सकते हैं, और जिस यूजर को हम लॉग आउट करवाएंगे उसके साथ जितने भी सेशन बिलोंगिंग्स करेंगे वो सारे के सारे इनवैलिडेट होंगे, मतलब डिलीट हो जाएंगे. अब यूजर ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसके साथ जो एसोसिएटेड सेशंस हैं दे ऑल विल बी डिलीटेड. नेक्स्ट, web.xml कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप टॉमकैट को यूज कर रहे हो तो आपके पास एक और मेथड होता है सेशन का टाइम आउट सेट करने के लिए, दैट इज web.xml फाइल. Deleting session data is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Here is the example. Session configuration. उसके बाद session timeout method use किया है. Now we set the time interval 15. Session timeout close किया, session configuration को close किया. The timeout is expressed as minutes. जो time out होगा वो minutes में होगा. And overrides the default. By default हम Tomcat में जो time out होता है that is of 30 minutes. लेकिन मैंने कोडिंग में कितने मिनट्स सेट किए हैं? 15. तो ओवरराइड कर देगा 30 मिनट्स को. The get max inactive interval method in the servlet returns the timeout period for that session in the seconds. तो get max inactive interval method के साथ जब मैं get करूंगी कि मैंने session timeout कितने intervals के लिए सेट किया, तो आउटपुट क्या आएगी? 30 मिनट्स के 15 मिनट्स. कितने? 15. बिकॉज आप टाइम सेशन का कितनी टाइम लिमिट क्या सेट कर रहे हो सेशन की? 15 मिनट्स के 30 मिनट्स? 15 मिनट्स. तो आपको आउटपुट मिलेगी 15 मिनट्स. लेकिन जो बाय डिफॉल्ट टॉमकैट में सेशन की डिफॉल्ट टाइम आउट होती है दैट इज ऑफ 30 मिनट्स. ठीक है. नेक्स्ट है स्कोप ऑफ JSP ऑब्जेक्ट्स. We have different types of JSP objects like page object है, request object है, session object है, application object है, and all 4 objects have different scope. हर किसी का अलग different scope है, अलग scope है. पहला हम डिस्कस करते हैं पेज. पेज का क्या मतलब है? पेज का मतलब है कि जिस पेज पे आप, जिस JSP पेज पे आप ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे, जहां डिक्लेयर करोगे, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पेज पे अवेलेबल होगा. लाइक page scope means the JSP object can be accessed only from within the same page where it was created. अगर मैंने उसको जिस पेज पे क्रिएट किया है उसकी जो स्कोप है, विजिबिलिटी है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी पेज तक ही एक्सेसिबल है. उस पेज के, अगर मैंने पेज नंबर 1 पे उसको क्रिएट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ विद इन अ पेज नंबर 1 ही मेरे को अवेलेबल होगा. मैं उसको पेज नंबर 2 पे कॉल नहीं कर सकती. ठीक है. दैट इज कॉल्ड लोकल. लोकल वेरिएबल्स पता है ना कि लोकल वेरिएबल इज ओनली वैलिड जिस ब्लॉक में, जिस सेक्शन में उसको आपने कोडिंग की है, सिर्फ और सिर्फ वहीं तक वो अवेलेबल होते हैं. ऐसे ही पेज का स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी पेज तक रहता है जिस पेज में आप उसको डिक्लेयर करते हो. तो अगर एक ही पेज में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए तो सिर्फ उसी पेज तक ही उनका लाइफ टाइम और स्कोप है. The default scope for JSP objects created using JSP use being tag is page. JSP के और भी काफी पेज के और भी काफी है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, लाइक ऑब्जेक्ट आउट, एक्सेप्शन हो गया, रिस्पॉन्स, पेज कंटेक्स्ट, कॉन्फिग एंड पेज हैवा, पेज स्कोप. ये सारे जो है एक्सेप्शन, रिस्पॉन्स, पेज कंटेक्स्ट, कॉन्फिग, इन सबके पेज स्कोप है. पेज स्कोप का मतलब है कि जिस पेज पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, ऑब्जेक्ट इज विजिबल ओनली टू अ सच पेज ओनली. फाइन. उस पेज के बाहर नहीं आप उसको एक्सेस कर पाओगे, सिर्फ उतने ही एरिया तक वो विजिबल होगा जितनी उसकी बाउंड्री आपने सेट की है. फाइन. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, a request. A JSP object created using the request scope can be accessed from any page that serves that request. More than one page can serve a single request. तो request का भी scope है कि आप किस पेज से क्या रिक्वेस्ट कर पाओगे. More than one page can serve a single request. If I want to send a one request, I can send it to multiple pages. It does not mean कि you are passing one single request and you just only send your request to a single page.
we can forward a single request to multiple pages. The GSP objects will be bound to the request object. It means we can attach GSP objects to the request objects also. Implicit object request has the request scope. जो हमारे पास implicit object request का है उसके पास भी request scope है. Request scope का मतलब है कि limitations होती है ना कि हम किसको request कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, तो उसका भी एक scope है. लेकिन मेरे पास इतनी facility है कि I can forward a single request to multiple pages. Next है session. Session scope means the GSP object is accessible from page that belong to the same session from where it was created. जिस पेज पे आपने सेशन क्रिएट किया है उसी पेज से ही आप सेशन को एक्सेस कर पाओगे. जो पेज सेशन को बिलोंग करेगा, जहां जो पेज सेशन की बाउंड्री में आएगा, एड अप होगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसी पेज से ही सेशन को एक्सेस कर पाएंगे. आउटसाइड सच पेज, आउटसाइड सेशन बाउंड्रीज वी आर नॉट एबल टू एक्सेस अ सेशन. हम जीएसपी ऑब्जेक्ट्स को सेशन ऑब्जेक्ट्स के साथ भी एड अप कर सकते हैं. जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट सेशन है उसमें भी उसका भी सेशन स्कोप है. तो सेशन का सिंपली मतलब है कि जिस पेज पे आपने सेशन क्रिएट किया है उस पेज से ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे. तो इट मींस all these have only a local scope. Last is application. A GSP object created using application scope can be accessed from any page across the application. उस एप्लीकेशन के किसी भी पेज से आप उसको एक्सेस कर पाओगे. ऐसा नहीं है बिकॉज एप्लीकेशन है ना, तो एप्लीकेशन इज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पेजेस, so we can access any object from any page. The GSP object is bound to the application object. GSP के object को भी आप application object के साथ bound कर सकते हो. जो implicit object application है उसके पास भी application scope है. Take 1 minute, read 4 points. If you have any problem, let me know. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? Clear to all? कोई प्रॉब्लम है सुबोध? सबने पढ़ लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? Custom tags in GSP. Custom tags in GSP. Custom tags are user defined tags. ठीक है, तो it is created or defined by the user only. They eliminates the possibility of scriptlet tag and separates the business logic from GSP page. जो आपको प्रॉब्लम आई, जो आपको शॉर्टकमिंग्स लगी स्क्रिप्टलेट टैग में, वो सारी को ओवरकम करेगी कस्टम टैग्स. और इट इज आल्सो यूजफुल टू सेपरेट द बिजनेस लॉजिक फ्रॉम जीएसपी पेज. The same business logic can be used many times by the use of custom tag. By using the custom tag, we can reuse the business logic for multiple times. So custom tags are user-defined tags. So they simply eliminates the possibilities of scriptlet tag, and basically they are used to separate the business logic from GSP page. Syntax कैसे है? Syntax to use the custom tag. We have two ways: prefix, colon,
name of the tag, tag name. Attribute 1 is equal to value 1. Attribute n means any number of attributes. Attribute 1, 2, 3, 4. Attribute n is equal to value n. The tag is closed. Second है prefix colon tag name. Attribute 1 is equal to value 1. Attribute n is equal to value n, and there is no any slash. We have two ways to use the custom tag. These are two the different syntax how to use the custom tag. उसके बाद body code, then close up the prefix tag name. Syntax is clear to all? Yes, ma'am. Next is GSP custom tag API. API stands for, क्या full form है API की? Application Program Interface. Very good. API stands for Application Program Interface. The Java X dot servlet dot GSP dot tag X package contains the classes and interfaces. जो आपको पैकेज दिया है इसमें सारी क्लासेस और इंटरफेस होंगी जो कस्टम टैग API के लिए हमें नीडेड है या लोडेड है. The GSP tag is the root interface in the custom tag hierarchy. जो कस्टम टैग की हायरार्की है उसमें जो GSP टैग है ना वो रूट है. मतलब एक पूरा जो ट्री फॉर्म का स्ट्रक्चर होगा कस्टम टैग का उसमें जो GSP वाला टैग है दैट इज द रूट, बाकी सारे उसके चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे. ठीक है? Yes, ma'am. देखो दिस इज द हायरार्की ऑफ कस्टम टैग और उसके रूट पे क्या है GSP टैग. ऐसे लिखा था ना, द GSP टैग इज द रूट इंटरफेस इन द कस्टम टैग हायरार्की. सबसे टॉप पे GSP टैग है, उसके नीचे हमारे पास सिंपल टैग है, आइट्रेशंस टैग है, उसमें टैग की बॉडी है और टैग स्पोर्ट क्लास है और बॉडी टैग स्पोर्ट क्लास है. दिस इज द डायग्राम. हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. पहले GSP टैग, देन टैग्स, देन आइट्रेशन टैग. It is divided into two categories, body tag and tag sport. Body tag sport दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉडी टैग में और टैग स्पॉट में. आइट्रेशन टैग को भी दो टैग्स की सपोर्ट मिल रही है, बॉडी टैग की और टैग स्पॉट की. आइट्रेशन टैग के बाद हमारे पास सिंपल टैग्स हैं और टैग्स के सबसे टॉप पे पेरेंट क्या है इसका, GSP टैग. ठीक है? फाइन टू ऑल? Yes, ma'am. GSP tag interface. The GSP tag is the root interface for all the interfaces and classes used in the custom tag. इस डायग्राम में आप देखो, this is the tree structure और hierarchy of custom tag और इसके टॉप में जो रूट एलिमेंट है that is GSP tag. वही बात लिखी है कि जो GSP tag है वो रूट है जिसमें सारी की सारी क्लासेस और इंटरफेस होंगी जो हम कस्टम टैग में यूज करेंगे. इट इज मार्कर इंटरफेस, इसको मार्कर इंटरफेस भी बोलते हैं. नाउ सी कि टैग इंटरफेस क्या होती है. द टैग इंटरफेस इज द सब इंटरफेस ऑफ GSP टैग. जो GSP टैग की इंटरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, टैग इंटरफेस. डायग्राम पे देखो GSP टैग के नीचे ही टैग इंटरफेस है. इट प्रोवाइड मेथड्स टू परफॉर्म एक्शंस एट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ टैग. जो टैग इंटरफेस है ना वो क्या बताती है आपको कि जब आपने किसी भी टैग को स्टार्ट और एंड करना है तो आपने कौन से मेथड्स परफॉर्म करने. इट प्रोवाइड आपको मेथड्स बताएगी. इट प्रोवाइड मेथड्स कि कौन कौन से मेथड आपने यूज करने हैं जब आपने किसी भी टैग को स्टार्ट या एंड करने टाइम पे जो एक्शन परफॉर्म करने हैं उन एक्शंस के लिए आपके पास कौन कौन से मेथड है. हर एक्शन आप तब परफॉर्म कर सकते हो जब आप किसी टैग को स्टार्ट कर रहे हो या जब आप किसी टैग को एंड कर रहे हो. ठीक है? Yes, ma'am. उसके बाद देखो पहले हमारे पास GSP टैग था दैट इज द रूट हायरार्की. उसके बाद टैग इंटरफेस थी. टैग इंटरफेस में क्या है, टैग इंटरफेस में उसने बताया था कि GSP टैग इंटरफेस की सब क्लास है टैग इंटरफेस. इसमें आपको सारे मेथड्स मिलेंगे जो एक्शन परफॉर्म करने के लिए नीडेड है. उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है आइट्रेशन टैग. आइट्रेशन टैग में आप देख रहे हो हमारे पास दो हैं, बॉडी टैग और टैग स्पोर्ट. आइट्रेशन टैग जो है वो टैग इंटरफेस की सब इंटरफेस है. तो टैग इंटरफेस के बाद ही हमारे पास आइट्रेशन टैग इंटरफेस है. वो आपको सारे वो मेथड्स बताएंगी जो मेथड हमने किसी भी टैग की बॉडी को रीइवैल्यूएट करने के लिए यूज करने हैं.
कौन कौन से फील्ड्स हैं हमारे पास आइट्रेशन टैग इंटरफेस के लिए? एक ही फील्ड है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? पब्लिक स्टैटिक इंट eval means evaluate underscore body underscore again. It means now we are going to re-evaluate the body content. जो आइट्रेशन टैग है उसमें वो सारे मेथड्स आपको मिलेंगे जो किसी भी टैग की बॉडी को दोबारा से आपने एवेलुएट करना है, री-एवेलुएट। तो क्या सिंटेक्स है इसका? पब्लिक स्टैटिक इंट evaluate underscore body underscore again, मतलब उसकी बॉडी को evaluate करो, again means re-evaluate करेंगे। ठीक है, क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद देखो डायग्राम में आइट्रेशन टैग में दो हैं, एक बॉडी टैग थी और एक है टैग स्पोर्ट। आइट्रेशन टैग में हम बॉडी को रीएवैल्यूएट करते हैं, दिस इज द सिंटेक्स। उसके बाद है टैग स्पोर्ट। टैग स्पोर्ट क्लास इंप्लीमेंट ऑल द आइट्रेशन टैग इंटरफेस। जो टैग स्पोर्ट क्लास है वो किसका पार्ट है? टैग इन आइट्रेशन टैग इंटरफेस का। जो टैग स्पोर्ट क्लास है वो एज अ बेस क्लास रिएक्ट करेगी। जो आप न्यू टैग हैंडलर्स जब डेवलप करोगे, क्रिएट करोगे, तो टैग स्पोर्ट क्लास विल वर्क एज अ बेस क्लास। इट प्रोवाइड सम एडिशनल मेथड्स। बेसिकली इसमें भी आपको टैग रिलेटेड कुछ एडिशनल फीचर्स मिलेंगे जो बाकी इंटरफेसेस में नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको? Yes, ma'am. पढ़ो जशन इसको। जानवी आपको आवाज आ रही है? जानवी Yes, ma'am. पढ़ो इसको, एग्जांपल्स ऑफ जीएसपी कस्टम टैग। In this example, we are going to create a custom tag that prints the current date and time. We are performing action at the start of tag. एक सेकेंड रुको, अब हम इस एग्जांपल में एक कस्टम टैग बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं जो करंट डेट और टाइम को प्रिंट करेगा। अब जितने भी एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं वो हम टैग की स्टार्ट पे कर रहे हैं। तो पहला एक्शन क्या है बोलो? For creation any custom tag, we need to follow following steps. अगर आपने कोई भी कस्टम टैग क्रिएट करना तो उसके लिए यू हैव सम स्टेप्स टू फॉलो। फर्स्ट क्या है? Create the tag handler class and perform action at the start or at the end of the tag. तो सबसे पहले टैग हैंडलर क्लास क्रिएट करो, उसके बाद कोई भी एक्शन परफॉर्म कर लो, चाहे टैग की स्टार्ट पे करो चाहे टैग के एंड पे करो। नेक्स्ट, Create the tag library, descriptor, TLD file and define tags. पहले टैग हैंडलर क्लास क्रिएट कर ली, उसके बाद TLD फाइल बनाओ, क्रिएट करो टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर और उसमें सारे के सारे टैग्स डिफाइन कर दो जो आपने यूज करने हैं। नेक्स्ट, Create the JSP file that use the custom tag defined in the TLD file. लास्ट पे JSP फाइल बना दो। JSP फाइल वो TLD फाइल को यूज करेगी। TLD का मतलब है टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, जिसमें हमने सारे के सारे टैग डिफाइन कर चुके हैं जो हमने यूज करने हैं। ठीक है, Yes, ma'am. इसका मतलब है पहले टैग हैंडलर क्लास बनाओ, फिर टैग डिस्क्रिप्टर टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर बनाओ और उसके बाद जीएसपी फाइल बना दो जिसको अटैच कर दो टीएलडी फाइल के साथ। जब आप जीएसपी फाइल को टीएलडी के साथ अटैच करोगे तो जीएसपी फाइल में सारे के सारे टैग्स आएंगे, बिकॉज हमने जितने भी टैग डिफाइन किए हैं वो टीएलडी फाइल में ही डिफाइन किए हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले सबसे पहले क्या किया है? टैग हैंडलर क्लास थी ना, तो सबसे Yes, पहले ma'am. टैग हैंडलर क्लास बनाई। इस केस में हम सारे बिजनेस लॉजिक परफॉर्म कर लेंगे। टैग हैंडलर क्लास के बाद हमने टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर फाइल बनाई जिसमें डिफाइन किया टैग का नेम और हर टैग की हैंडलर क्लास। तो उसके बाद हमने क्या लास्ट पे क्या डिजाइन किया है? जीएसपी फाइल, और जीएसपी फाइल को टीएलडी फाइल के साथ अटैच कर दिया जिसमें वो सारे के सारे टैग्स आ गए जो हमने टीएलडी फाइल में डिफाइन किए थे। ठीक है, Yes, ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? No. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. गुड। Yes, ma'am. तो सबसे पहले हम इसको स्टडी कर चुके हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है? क्रिएट करनी है टैग हैंडलर क्लास। टू क्रिएट द टैग हैंडलर वी आर इनहेरिटिंग टैग स्पोर्ट क्लास। जब आपने कोई टैग हैंडलर क्लास करनी है क्रिएट,
तो वो सबसे पहले हम इनहेरिट करेंगे टैग सपोर्ट क्लास, और उसका जो मेथड होगा डू स्टार टैग, उसको ओवरराइड कर देंगे, मतलब पहला जो मेथड पे डिस्क्रिप्शन होगी उसको चेंज करेंगे। टू राइट डेटा फॉर जीएसपी वी नीड टू यूज जीएसपी राइटर क्लास। तो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट द टैग हैंडलर क्लास. When we are going to create a tag handler class, first we need to inherit tag support class. After inheriting the tag support class, we will override the do start tag method. And for writing any data into the JSP, we just need a one class that is called JSP writer class. Fine. सेकेंड है, पहले हम टैग हैंडलर क्लास को क्रिएट करेंगे, फिर हमने क्या क्रिएट करना है, टीएलडी टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, जिसमें सारे के सारे टैग की इंफॉर्मेशन होगी, मतलब सारे टैग डिफाइन करोगे, प्लस टैग हैंडलर क्लास की भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। और ये फाइल कहाँ पे स्टोर होगी, web-inf डायरेक्टरी में। किसी को कोई प्रॉब्लम? No. तो पहले सबसे पहले स्टेप आपने क्या करना है, पहला स्टेप टैग हैंडलर क्लास को class को देन create उसके करना। बाद दूसरे स्टेप में टीएलडी फाइल क्रिएट, एंड TLD थर्ड file स्टेप क्या create, है, तीसरा जीएसपी फाइल JSP वेरी फाइल गुड। के साथ उसके बाद जीएसपी फाइल आपने बनानी है, जो जीएसपी फाइल होगी उसको किस फाइल के साथ कनेक्ट करना है, अटैच करना है, टीएलडी टीएलडी। टीएलडी में आपको क्या मिलेगा, टीएलडी फाइल में क्या है, कस्टम टैग्स। सो क्रिएट अ जीएसपी फाइल मींस आप जब जीएसपी फाइल क्रिएट करोगे तो उसके साथ ही आप टीएलडी फाइल को अटैच करना, तो जीएसपी में भी आपको सारे टैग्स मिलेंगे। तो जब आप टीएलडी अटैच करोगे, टीएलडी में जितने टैग्स आपने डिफाइन किए वो सारे जीएसपी में आ जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Good. That was all about GSP. Name of the topic is Introduction to Struts Framework. Write down the heading Introduction to Struts Framework. Ravneet, audible? Ravneet Kaur? Yes, ma'am. Read the first point of struts. This is the introduction ki what is struts. पहला point पढ़ो. Struts is used to create a web applications based on servlet and JSP. Struts depend on the MVC Mode View Controller framework. Struts application is a genuine web application. Struts are thoroughly useful in building J2EE Java 2 Platform Enterprise Edition applications because struts take advantage of J2EE design patterns. Struts follow these J2EE design patterns including MVC. Struts का जो main है ना, it has only 3 words, MVC. M stands for model, V stands for view and C stands for Controller. controller. पूरे का पूरा जो struts है ना, वो सिर्फ 3 words में ही आपका complete होगा, MVC, model, view and controller. So basically strut is simply used to design a web applications. Web applications are such applications which is completely based on servlet and JSP. आप वो वेब एप्लीकेशन सर्वलेट की हेल्प से क्रिएट करोगे जिसमें JSP की कोडिंग भी होगी और जिसमें सर्वलेट की कोडिंग भी होगी, ठीक है? उसके बाद है कि struts completely depend upon MVC framework. मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क पे क्लियरली डिपेंडेंट होगा strut. Struts की एप्लीकेशन, strut application is genuine web applications by using struts. If you design any framework or application, these are the genuine web applications. Struts is very useful in developing the J2EE Java 2 Platform Enterprise Edition applications. Why the strut is so useful and helpful in developing J2EE? Because struts take advantages of J2EE design patterns. और जब strut कोई एप्लीकेशन डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा, तो वो जो आपके J2EE के डिजाइन पैटर्न की भी हेल्प करेगा. हम उससे थोड़ा आइडिया गेन करेंगे कि J2EE डिजाइन पैटर्न में क्या किया है, तो strut उसको थोड़ा फॉलो अप करेगा.
Struts follow these J2EE design pattern. जो J2EE डिजाइन पैटर्न है वो भी किस पे बेस्ड है, MVC से. तो दैट्स वाई स्ट्रट भी किसको फॉलो करेगा, MVC को, मॉडल व्यू और कंट्रोलर. So struts are nothing in advanced Java. They are basically used to design a web application. Such web application contain also a servlet and JSP. It means the web application that we design by using the servlet also contain the coding of JSP and servlet. So JSP and servlet. So struts is completely depend upon one term that is called MVC, model view controller. Clear to everyone? Yes, ma'am. Any problem in point 1, introduction of struts? No, ma'am. Read down the second point, Ramneet. In struts, the composite view manages the layout of its subviews and can implement a template, making persistent look and feel easier to achieve and customize across the entire application. A composite view is made up by using other reusable subviews, such as that a small change happens in a subview is automatically updated in every composite view. Struts consist of a set of own custom tag libraries. Struts are based on MVC framework, which is pattern oriented and includes JSP custom tag libraries. Struts also supports utility classes. So in struts, we have a composite view. Composite means collection of more than. What is the meaning of composite? Collection of one view or a collection of more than one view? More than one view. Yes. So composite view is responsible for managing the layout of its subviews, or it is completely responsible for implementing a template. तो एक जो बड़ा composite view होगा, composite means composition collection of subviews. जो main composite view होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसके जितने भी सब व्यूज हैं जिन सभी को वो एड अप करके कंपोजिट व्यू बनाए, सबकी लेआउट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंपोजिट व्यू की. और वही इंप्लीमेंट करेगा कि आप टेम्पलेट क्या बना रहे हो, क्या डिजाइन कर रहे हो. और जो फ्रेमवर्क आप स्ट्रट्स को यूज करके डिजाइन करोगे उसकी लुक शुड बी परसिस्टेंट और वो यूजर फ्रेंडली हो. ऐसा नहीं कि आप उसमें बहुत टफ कोडिंग करोगे, यू विल यूज सम tough and complex tags. Make it sure कि by using the struts, जो framework आप डिजाइन कर रहे हो जिसमें MVC को यूज करोगे, मॉडल व्यू कंट्रोलर को, that should be easiest to use and friendly to operate. उसके बाद है कि जो composite view है उसमें जो हम कोड यूज करेंगे वो कोड उसके जो सब व्यूज में यूज किया है, सिंपली वो सारे कोड्स को हम रीयूज कर लेंगे. इसका मतलब है कि अगर आपने एक कंपोजिट व्यू बनाया है जिसमें छोटे छोटे व्यूज को ऐड करके कंपोजिट व्यू बनाया है, तो अगर आप बड़े जो कंपोजिट व्यू पे चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली जितने भी सब व्यूज उसके साथ कनेक्टेड है वो सारों में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी. ठीक है. जो स्ट्रट्स हैं इसकी अपनी कस्टम टैग लाइब्रेरीज हैं और MVC फ्रेमवर्क पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है, जिसमें मॉडल होगा, व्यू होगा और कंट्रोलर होगा. पढ़ो रवनीत इसको. Struts is an open source framework that extends the Java Servlet API and employs a model, view, controller, MVC architecture. It enables you to create maintainable, extensible, and flexible web applications based on standard technologies such as JSP pages, Java Beans, resource bundles, and XML. बेसिकली स्ट्रट एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो एक्सटेंड करता है जावा सर्वलेट एपीआई को और दैट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन एमवीसी आर्किटेक्चर. मॉडल व्यू कंट्रोलर पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है और ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है. स्ट्रट्स आपको हेल्प करता है, आपको अलाउ करता है कि आप मेंटेबल, एक्सटेंसिबल और फ्लेक्सिबल वेब एप्लीकेशन को डिजाइन कर सको. जो वेब एप्लीकेशन आप स्ट्रट्स को यूज करके डिजाइन करोगे उसमें आप जीएसपी पेजेस को भी यूज कर सकते हो, जावा बीन्स को भी ऐड अप कर सकते हो, आप रिसोर्स बंडल्स को यूज कर सकते हो एंड यू आर एबल टू यूज द एक्सएमएल आल्सो. ठीक है. ठीक है. डेफिनेशन क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Next is components of struts in Java. So we have these components of struts in Java. First one, file dispatcher. Second is action.
third is result, fourth configuration file, fifth is interceptors, sixth is deployment descriptors, and last is tag library. These all are the components of struts. Now first is file dispatcher. दीक्षा इसको पढ़ो, फाइल डिस्पैचर को। आवाज आ रही है दीक्षा? जशन आप पढ़ो, जशन फाइल डिस्पैचर। It is the control component of struts application from a coding point of view. The controller is represented by origin.apex.struts2 filtered patcher class is just a filter class. A controller component is responsible for each incoming request and identifies appropriate actions to process the request and outer processing. The request is also responsible for identifying appropriate views to display the result with the help of result component. Okay. First is file dispatcher. It is the controller component. We have studied MVC, model, view, and third one is first है model, second is view, and third one is Controller. कंट्रोलर। तो जो फाइल डिस्पैचर है, इट इज द कंट्रोलर कंपोनेंट, ना तो मॉडल का कंपोनेंट है ना ही व्यू का कंपोनेंट है। किसका कंपोनेंट है? कंट्रोलर का। इट इज द कंट्रोलर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रट्स एप्लीकेशन। कंट्रोलर is represented by org.apache.strut2 filtered patcher class, which is just a filter class. So controller जो component है, file dispatcher is the component of controller. So controller component is responsible for each incoming request. जो भी आपको request आएगी तो controller component उसके लिए responsible होगा। फिर वो controller component will check which type of request is coming and corresponding to the coming request which action we need to do. By taking a suitable action, it just need to process the request. The request is responsible for identifying appropriate views to display the result with the help of result component. So file dispatcher is nothing, it is the controller component. जो कंट्रोलर है उसका कंपोनेंट है, जिसका काम क्या है कि वो चेक करेगा कि which request is coming, and based on the incoming request it will take a suitable action to process the request, and it is also responsible for displaying the result. जो रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा that will be displayed by result component. तो फाइल डिस्पैचर किसका कंपोनेंट है? कंट्रोलर का, जिसका काम है कि जो उसको रिक्वेस्ट आ रही है उसको चेक करे, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करे, फिर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करे, प्रोसेस करके जो भी आउटपुट है, जो भी रिजल्ट है, वो हम किसको फॉरवर्ड कर देंगे? रिजल्ट कंपोनेंट को, जो आगे उसको डिस्प्ले कर देगा। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. This is form is equal form action. Here इसके बाद आपने क्या परफॉर्म करना है कि एक्शन क्या परफॉर्म करना है। अब वही बात कर रहे हैं ना कि कंट्रोलर क्या करता है, इट विल सेंस और इट विल चेक द इनकमिंग रिक्वेस्ट। जो रिक्वेस्ट आएगी उसको चेक करेगा और उस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो भी कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोलर। ठीक है। Here action refer to the information the user hold by this. In other words, this is the Java Bean class. Bean.jsp में आपको action मिलेगा। और action क्या चीज है? Action is the instructions. Basically action एक instruction होगी जो controller decide करेगा कि उसने क्या action perform करना है। जैसे क्या? Yes, ma'am. Second है action. इसको पढ़ो action को। Instruct the functionality of the model is represented by the action component. From a coding point of view, an action is represented by a bean class containing the state of the application and any business logic. This component is developed by the programmer, and action is a model insert to which is used to handle all the data. So action क्या है? Action is represented by bean class. तो
तो it is represented by a bean class or that contain the state of application or any business logic. तो जो एक्शन है वो उसकी जो क्लास है that is bean class, और उस एक्शन में आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, कोई भी एप्लीकेशन की स्टेट प्लस उसका कोई बिजनेस लॉजिक. बेसिकली जो एक्शन होता है वो कंपोनेंट डेवलप करेगा प्रोग्रामर. अब जो एक्शन परफॉर्म करना है रिक्वेस्ट पे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द प्रोग्रामर. जो एक्शन होता है, एक्शन इज द मॉडल. एक मॉडल है स्ट्रक्ट 2 में जो हैंडल करेगा सारे के सारे डेटा को. मतलब एक्शन विल डिसाइड कि व्हिच एक्शन वी नीड टू परफॉर्म व्हेन सम रिक्वेस्ट इज कमिंग. ओके. लास्ट इज रिजल्ट. रिजल्ट का मतलब है कि रिक्वेस्ट आई, द इनकमिंग रिक्वेस्ट इज हैंडल्ड बाय द कंट्रोलर. After receiving the incoming request, the controller take a suitable action to process the request. Now the request is processed. Request is converted into result. Now the controller forward the result to the result view, or such result is displayed to the user. ठीक है. तो result is nothing. It is the output of the request, response of the request. जो request आपने forward की, controller ने उसके according suitable action perform किया, प्रोसेस किया और रिजल्ट जनरेट किया, और वो रिजल्ट हमने रिजल्ट कंपोनेंट को फॉरवर्ड कर दिया और वो उसको आगे रिप्रेजेंट कर देगा. ठीक है मैम. बीन क्लास क्या है? बीन क्लास इज द क्लास इन एडवांस जावा. जैसे हमारे पास स्टेट क्लास है, जैसे और कौन कौन सी क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस है. बीन क्लास जैसे जावा बीन, नेट बीन्स. सो बीन इज द क्लास इन अ जावा जिसमें उस सारे जो एक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं सारे एक्शन की कॉन्फ़िगरेशन होगी. ओके मैम. जैसे हेडर फाइल्स होती है ना कि printf के लिए stdio.h यूज करना है, और अगर सीन सी आउट यूज कर रहे हैं तो iostream है. तो ऐसे ही अगर आपने जो सारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं तो उनके लिए क्लास है बीन. ओके मैम. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन फाइल. कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिस्क्राइब और डिफाइन करती है all the actions, all the result और all the resources that will be used. और इसका नाम होता है struts.xaml. It means जो फाइल हमारे पास होती है struts.xaml, it is the configuration file and it contains the information about all the actions, all the results and all the resources. सबको clear? Configuration file. यस मैम. Interceptor. It is just like the helper component of the controller. जो interceptor होता है, it's just like a helper जो किसकी help करता है, controller component की, and is responsible for applying the cross-cutting concerns or other commonly used logics. Basically, it is very close to the controller component and it is just to act like a helper of the controller component. Wherever we want to use the logic in the JSP or servlet, we use interceptors. If you want to use any type of logic, अगर आपने JSP servlet पे कोई भी logic use करना है, तो we will use interceptors. We have a multiple interceptors in the structs. Interceptor is nothing. It is the helper of the controller component. इसका मतलब है कि कोई भी क्रॉस कटिंग के कोई कंसर्न आ गए, किसी लॉजिक में कोई प्रॉब्लम आ गई है जहाँ आपने कोई लॉजिक यूज करना है तो हम इंटरसेप्टर को यूज करेंगे. JSP सर्वलेट में कोई लॉजिक यूज करना है तो हम इंटरसेप्टर को यूज करेंगे. स्ट्रट्स में हमारे पास मल्टीपल इंटरसेप्टर्स अवेलेबल है. किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम. नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर. जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है ना, उसमें किसकी इंफॉर्मेशन है, web.xaml की. web.xaml हो गई, struts.xaml होगी. These all are the configuration files. ठीक है. All the information gathered in the deployment descriptor which is used in the MVC. देखो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर किया, लाइक web.xaml होगी, struts.xaml होगी. तो इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हम MVC में यूज करेंगे. मॉडल व्यू कंट्रोलर में जो इंफॉर्मेशन हमने यूज करनी है वो सारी की सारी किसमें है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में. इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है कि हाउ मेनी JSP एंड सर्वलेट्स इज यूज्ड इन दिस एप्लीकेशन. तो वो कितने JSP कितने सर्वलेट्स आपने किसी एप्लीकेशन में यूज किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन किसमें होगी, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में. और बेसिकली जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की फाइल होती है वो XML फॉर्मेट की फाइल होती है, और इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन ऐड अप होती है जो किसी भी MVC में यूज की होती है.
तो इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ एक्साम्पल, तो सभी इसमें होगा कि कितने आपने जेएसपी यूज किए, कितने आपने सर्वलेट्स यूज किए। लास्ट इज टैग लाइब्रेरी। तो स्ट्रट्स की भी अपनी ही एक कस्टम टैग लाइब्रेरी है, जो किसी भी टाइप के, अगर आपने जेएसपी पेज को डिजाइन करना है, क्रिएट करना है, जहाँ डेटा को मैनिपुलेट या चेंज करना है, तो हम टैग लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। यूजर किसी भी फॉर्म को, किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन कर सकता है, एडिट कर सकता है बाय यूजिंग द टैग लाइब्रेरी। टैग लाइब्रेरी क्रिएट करने से पहले आपने सबसे पहले क्या डिजाइन करना है, टैग डायरेक्टिव्स, और उसके बाद आपके पास क्या होगी, टैग लाइब्रेरी। तो आप इसी लाइब्रेरी में टैग डायरेक्टिव्स को यूज कर सकते हो। टैग लाइब्रेरी का मतलब है कि वी हैव अ कलेक्शन ऑफ टैग्स इन द टैग लाइब्रेरी। एनी प्रॉब्लम? फीचर्स ऑफ स्ट्रट्स, पहला फीचर पढ़ो। जानवी, जानवी आपको आवाज आ रही है? रवनीत आपको आ रही है आवाज? रवनीत कौन? Yes, ma'am. पहला पॉइंट पढ़ो, फीचर। Struts encourages good design practices and modeling because the framework is designed with time-proven design patterns. तो स्ट्रट के साथ, स्ट्रट्स फ्रेमवर्क एमवीसी बेस्ड है, मॉडल व्यू कंट्रोलर बेस्ड है, तो आप एक अच्छा फ्रेमवर्क डिजाइन करोगे जो अपडेटेड होगा और जो लेटेस्ट आपको डिजाइन मिलेगा अगर आप स्ट्रट्स फ्रेमवर्क को यूज करोगे। सेकंड, Struts is almost simple, so easy to learn and use. बहुत सिंपल है, इजी टू लर्न है और इजी टू यूज है। नेक्स्ट, It supports many convenient features such as input validation and internationalization. काफी अच्छे फीचर है इसमें, आपको इनपुट वैलिडेशन मिलती है। इट मींस यू कैन वैलिडेट द इनपुट कि किस टाइप की इनपुट हो, किस टाइप की नहीं, तो वो आपके पास प्रिविलेजेस होंगी। और इंटरनेशनलाइजेशन को भी सपोर्ट करता है स्ट्रट्स। नेक्स्ट, It takes much of the complexity out, as instead of building your own MVC framework, you can use Struts. देखो अगर आपको एमवीसी फ्रेमवर्क चाहिए, यू डोंट नीड टू डिजाइन योर ऑन एमवीसी, आप स्ट्रट्स को यूज कर लो, बिकॉज स्ट्रट फ्रेम इज आल्सो बेस्ड ऑन अ एमवीसी फ्रेमवर्क। तो जो एमवीसी है स्ट्रट सिंपली उसी पे डिपेंड है, तो आप अपना न्यू एमवीसी लिए डिजाइन करोगे, आप स्ट्रट्स को यूज कर लो। नेक्स्ट, Struts is very well integrated with J2EE. तो स्ट्रट काफी अच्छे से क्लोजअप है J2EE के, जावा 2 एडिशन एंटरप्राइज पे। तो इसकी काफी हद तक जो स्ट्रट्स की कोडिंग है, डिजाइनिंग है, वो हमने J2EE से ही फॉलो की है। नेक्स्ट, Struts has large user community. लार्ज अमाउंट ऑफ यूजर्स हैं स्ट्रट्स के। नेक्स्ट, It is flexible and extensible. It is easy for the existing web applications to adapt the Struts framework. काफी फ्लेक्सिबल है, एक्सटेंसिबल है, और जो एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग है वो भी इसको अडेप्ट कर सकती है। मतलब जब आपने वो एप्लीकेशन बनाई, अगर आपने उस टाइम पे स्ट्रट्स को नहीं भी फॉलो किया, तो स्ट्रट इज सो मच फ्लेक्सिबल एंड एक्सटेंसिबल, so it can work with the already existing web applications. Next, Struts provide good tag libraries. it has its own tag library. Next, It allows capturing input form data into Java Bean object called action forms. तो स्ट्रट से आप इनपुट कैच कर सकते हो। इट अलाउ कैप्चरिंग इनपुट फॉर्म डेटा, तो इनपुट फॉर्म डेटा हम कैप्चर करके उसको जावा बीन ऑब्जेक्ट्स में एड अप कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्शन फॉर्म्स। नेक्स्ट, It also handovers standard error handling both programmatically and declaratively. तो हर टाइप के एरर को हम बाय यूजिंग स्ट्रट्स वी आर एबल टू हैंडल। ठीक है, Yes, ma'am. these are the features, advantages and characteristics of using the struts. This is the working of struts, how the struts work. First we have a model application state, then we have a controller which is in the form of servlet, we have a business logic, model application state, views. HTTP from model application state we are sending the HTTP request to the controller। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगी, फिर कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और रिजल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट को किसको फॉरवर्ड किया है,
Views JSP. यूज JSP को, फिर वो रिक्वेस्ट आपकी अपडेट हुई, प्रोसेस हुई, फिर जो HTTP रिक्वेस्ट आपने सेंड की थी वो HTTP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो गई। अब देखो कंट्रोलर के पास अपनी एक तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसका नाम है struts-config.xml, ठीक है। Yes. और कंट्रोलर डिस्पैच कर रहा है बिजनेस लॉजिक के साथ। फाइल डिस्पैचर में हमने क्या पढ़ा था? फाइल डिस्पैचर में फाइल डिस्पैचर क्या चीज होती है? फाइल डिस्पैचर में हमारे पास कंट्रोलर होता है जो सारे के सारे एक्शंस परफॉर्म करता है। तो कंट्रोलर ने फाइल को डिस्पैच किया बिजनेस लॉजिक के साथ। बिजनेस लॉजिक का अपना ही एक मॉडल है और उस मॉडल में हम एप्लीकेशन की स्टेट्स को देखते हैं कि रनिंग है, रेडी है, वेटिंग है, न्यू बॉर्न है, क्या है। और उसके बाद हमारे पास टैग लाइब्रेरी है जो किसके साथ कनेक्टेड है? मॉडल एप्लीकेशन स्टेट के साथ। सो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रट्स। इस डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो बेसिकली सारा काम करेगा कंट्रोलर। कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगी, वो एक्शन परफॉर्म करेगा और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्स में जो रिस्पॉन्स होगा उसको रिजल्ट कंपोनेंट को फॉरवर्ड कर देगा। HTTP रिक्वेस्ट आपकी HTTP रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. इसको पढ़ लो, रीड कर दें। In the initialization phase, the controller rectify a configuration file and used it to deploy other controller layer objects. एक सेकंड रुक। इनिशियलाइजेशन फेज में क्या होगा? जो कंट्रोलर है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को चेक करेगा, रेक्टिफाई करेगा एंड यूज्ड इट टू डिप्लॉय अदर कंट्रोल लेयर ऑब्जेक्ट्स। और जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल वो रेक्टिफाई करेगा कंट्रोलर, उसके साथ बाकी कंट्रोल लेयर ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, Struts configuration is formed by these objects combined together. जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल के साथ आप बाकी कंट्रोल लेयर ऑब्जेक्ट्स को ऐड अप करोगे तो वो क्या बना देंगे? स्ट्रक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट, The struts configuration defines among other things the action mappings for an application. जो स्ट्रट्स कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफाइन करेगी कि कैसे आपने सारे ऑब्जेक्ट्स में, सारे एक्शंस में किसी भी एप्लीकेशन के लिए मैपिंग की है। नेक्स्ट, Struts controller servlet considers the action mappings and routes the HTTP request to other components in the framework. जो स्ट्रट्स कंट्रोलर सर्वलेट है वो सारे के सारे जितने भी एक्शंस की आपने मैपिंग की उसको कंसीडर करेगा और HTTP रिक्वेस्ट का रूट फाइंड करेगा, पाथ फाइंड करेगा बाकी कंपोनेंट्स के लिए फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट, Request is first delivered to an action and then to GSP. सबसे पहले रिक्वेस्ट एक्शन के पास जाएगी, देन इट इज फॉरवर्ड टू GSP। नेक्स्ट, The mapping helps the controller to change HTTP requests into application actions. जो आपने एक्शन मैपिंग की है वो कंट्रोलर की हेल्प करेगी कि आप HTTP रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन एक्शंस में कन्वर्ट कर दो। The action objects can handle the request from and respond to the client, generally a web browser. जो एक्शन ऑब्जेक्ट होगा उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट लेकर उसको रिस्पॉन्ड सेंड करने तक। नेक्स्ट, Action objects have access to the application's controller servlet and also access to the servlet's method. जो एक्शन ऑब्जेक्ट है उसको जो एप्लीकेशन कंट्रोलर के जितने भी सर्वलेट्स हैं प्लस जो सर्वलेट मेथड है सबको एक्सेस कर सकता है। When delivering the control, an action objects can indirectly forward one or more share objects, including Java beans, by establish them in the typical situation shared by the Java servlets. जब आप कंट्रोल डिलीवर करोगे उस केस में जो एक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं वो डायरेक्टली फॉरवर्ड करेंगे एक या एक से ज्यादा शेयर ऑब्जेक्ट्स, लाइक जावा बीन हो सकती है। मतलब वो ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि यू हैव टू शेयर द एक्शन ऑब्जेक्ट्स। तो एक्शन जब आप कंट्रोल डिलीवर करोगे तो एक्शन ऑब्जेक्ट्स ऐसी सिचुएशन बना देंगे आपको कि आपको एक या एक से ज्यादा शेयर ऑब्जेक्ट्स किसी दूसरे पेज में फॉरवर्ड करने होंगे, ठीक है। Yes, ma'am. This is the diagram. One is model, second is view and the third is Controller. MVC जिसको बोलते हैं MVC, VC. view और Controller. कंट्रोलर। रवनीत इसको पढ़ दे, मॉडल क्या चीज है?
Model is responsible for providing the data from the database and saving the data into the data store. All the एक business सेकेंड, मॉडल क्या है? मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो मॉडल का काम एक डेटा ऐसा इंटरमीडिएटर है जो डेटाबेस से डेटा आपको फेच करके सेंड करेगा, प्लस कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डेटाबेस में स्टोर करेगा। मतलब सिलेक्ट और इंसर्ट दो काम करेगा ना। डेटाबेस से आपने कोई डेटा सिलेक्ट करना है तो भी मॉडल करेगा, और आपने उसमें कोई वैल्यूज एंटर करनी है, इंसर्ट करना है, तो भी मॉडल ही करेगा। नेक्स्ट, all the business logic are implemented in the model. ऑल द बिजनेस लॉजिक आर इम्प्लीमेंट, जितने भी बिजनेस लॉजिक हैं वो सारे के सारे किसमें इम्प्लीमेंटेड होंगे? ऑल आर इम्प्लीमेंटेड इन अ मॉडल। नेक्स्ट, Data entered by the user through view are checked in the model before saving into the database. जो भी डेटा एज अ यूजर हम वाया व्यू स्टोर करेंगे मॉडल में, वो डेटाबेस में स्टोर होने से पहले क्रॉस चेक होंगे। नेक्स्ट, Data access, data validation, and the data saving logic are part of model. डेटा को एक्सेस करना है, वैलिडेशन मींस उसकी कंडीशन लाइक कंस्ट्रेंट्स वगैरह चेक करने हैं, डाटा सेविंग के लॉजिक्स चेक करने, वो सारा किसका पार्ट है? मॉडल का। बेसिकली अच्छे से देखो, मॉडल इज ओनली रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द डेटाबेस ओनली। मॉडल का सारा सारा काम किसका है? डेटाबेस का। डेटाबेस से रिकॉर्ड सिलेक्ट करना तो मॉडल करेगा, डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मॉडल करेगा, डेटाबेस में जो वैल्यू एंटर आपने करनी है वो पहले चेक होगी, फिर वो डेटाबेस में एंटर होगी। डेटा कैसे एक्सेस करना है, क्या वैलिडेशंस है, क्या सेविंग लॉजिक्स आपने लगाए, वो सारे किसका पार्ट है? मॉडल के। किसी को कोई प्रॉब्लम मॉडल में? No, ma'am. नेक्स्ट, व्यू को पढ़ो। View represent the user view of the application and is the input from the user, dispatching the request to the controller and then receiving response from the controller and displaying the result to the user. व्यू क्या है? पूरे के पूरे व्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है। व्यू रिप्रेजेंट द यूजर व्यू ऑफ द एप्लीकेशन। कि एप्लीकेशन के रिगार्डिंग यूजर का क्या व्यू है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? व्यू। ठीक है, व्यू क्या करेगा? यूजर से रिक्वेस्ट लेगा, कंट्रोलर को सेंड करेगा। अब कंट्रोलर को सेंड किया तो कंट्रोलर ने रिक्वेस्ट देखी, उस पर एक्शन परफॉर्म किया, रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट किया। अब व्यू रिक्वेस्ट कंट्रोलर को रिक्वेस्ट कौन सेंड करेगा? व्यू। कंट्रोलर सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस करेगा, और कंट्रोलर से रिस्पॉन्स भी हमें कौन फॉरवर्ड करेगा? व्यू। ठीक है, नेक्स्ट। HTML, GSP's custom tag libraries and resources files are the part of the view component. HTML, JSP, कस्टम टैग लाइब्रेरीज और बाकी रिसोर्स फाइल्स सारी व्यू की कंपोनेंट है। व्यू का मतलब है कि व्यू इज रिस्पॉन्सिबल कि हाउ द पीपल इज डीलिंग विद सच एप्लीकेशन। अब कोई न्यू फोन लॉन्च हुआ, कोई न्यू सॉफ्टवेयर आया, तो उसके रिगार्डिंग आपकी क्या फीडबैक है, क्या ओपिनियन है, क्या व्यूज है, वो सारे को कौन मैनेज करेगा? व्यू। और व्यू आपकी रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक लेकर जाएगा, कंट्रोलर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, एक्शन कॉल करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब कंट्रोलर जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स बनाएगा, वो रिस्पॉन्स भी आप तक कौन डिस्प्ले करवाएगा? व्यू। ठीक है, View. थर्ड Yes, वन ma'am. इज कंट्रोलर, इसको पढ़ो। Controller is intermediary between model and view. तो कंट्रोलर क्या है? एक इंटरमीडिएटर है, मिडिल मैन है। पहले मॉडल है, फिर कंट्रोलर है, फिर व्यू आ गया। दोनों के इन बिटवीन कौन है? कंट्रोलर। Controller is responsible for receiving the request from the client. कंट्रोलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किसी भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट को रिसीव करना। आगे, Once request is received from client, it executes the appropriate business logic from the model and then produce the output to the user using the view component. बेसिकली कंट्रोलर मिडिल में है मॉडल और व्यू के। यूजर की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर की है। जब कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट रिसीव होगी तो उस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैलिड बिजनेस लॉजिक होगा, कंट्रोलर वो बिजनेस लॉजिक मॉडल से कॉल करेगा, जो टॉप पे मॉडल है। वहां से हम बिजनेस लॉजिक को उठाएंगे और उसके बाद जो आउटपुट कंट्रोलर जनरेट करेगा, वो आउटपुट वो व्यू को सेंड करेगा, और व्यू आगे उस आउटपुट किसको दे देगा? यूजर को। नेक्स्ट,
Action servlet, action form, and struts-config.xml are the part of controller. Action servlet, action form, struts hyphen config.xml ये सारे किसका पार्ट है? कंट्रोलर के. Controller के. Model, view or controller, that is called MVC. Model is completely responsible for database. Database में रिकॉर्ड इंसर्ट करना, database से रिकॉर्ड फेच करना, वो सारी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मॉडल की. ठीक है. किस टाइप का डेटा स्टोर हो, क्या उस पे एक्सेस हो, क्या डेटा वैलिडेशंस हैं, क्या डेटा सेविंग लॉजिक्स हैं, वो सारे किसका पार्ट है? वन एंड ओनली मॉडल के. ठीक है. Sorry, model. उसके बाद बात करते हैं व्यू की. व्यू का मतलब होता है कि व्यू किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? व्यू, एक सेकेंड. जो व्यू है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि जो एप्लीकेशन आपने डिजाइन की है, जो उसके यूजर्स हैं एप्लीकेशन के, उसका क्या व्यू है, क्या फीडबैक है. उसके बाद आपने जो रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर तक लेकर जाना, और कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स कंट्रोलर जनरेट करेगा, वो रिस्पॉन्स भी यूजर तक कौन डिस्प्ले करवाएगा? रिजल्ट व्यू. HTML होगी, JSP होगी, कस्टम टैग, लाइब्रेरीज, रिसोर्सेज फाइल, वो सब किसका पार्ट है? व्यू का. ठीक है. लास्ट इज कंट्रोलर. कंट्रोलर मिडिल में होता है मॉडल और व्यू के. कंट्रोलर का क्या काम है? रिक्वेस्ट की वेट करना. जब कंट्रोलर के पास रिक्वेस्ट आएगी तो वो उस रिक्वेस्ट के रिलेटेड जो भी बिजनेस लॉजिक उसको चाहिए, वो मॉडल से उसको कॉपी करके लाएगा, फिर आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा. जो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स होगा वो व्यू को फॉरवर्ड कर देगा, और व्यू उस रिजल्ट को यूजर तक लेकर जाएगा. एक्शन सर्वलेट, एक्शन फॉर्म, struts-config.xml, ये सारी किसका पार्ट है? कंट्रोलर का. किसी को इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. क्लियर है MVC? Yes. This is again the advantages of servlet, struts. Sorry, फटाफट पढ़ दे रमनी. एक सेकेंड पढ़ो. Advantages of struts. Advantages of struts: an advanced framework with a lot of features. एडवांस्ड फ्रेमवर्क है, मल्टीपल आपको इसमें फीचर्स मिलेंगे. नेक्स्ट. Based on the MVC architecture. MVC means Model view controller. उस आर्किटेक्चर पे कंप्लीटली बेस्ड है. नेक्स्ट. Simple configuration. तो इसके कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है. नेक्स्ट. Interceptors to reduce the cross-cutting functionality. इसमें एक हमारे पास हमने डिस्कस किया था ना कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रट्स, तो इंटरसेप्टर्स भी है जो किसका हेल्पर था? कंट्रोलर का, जो आपकी क्रॉस कटिंग फंक्शनैलिटी को काफी हद तक रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट. OGNL, the Object Graph Navigation Language, is a powerful expression language that is used to reference and manipulate data on the value stack. OGNL also helps in data transfer and type conversion. The OGNL is very similar to the JSP expression language. तो स्ट्रट्स में आपको एक न्यू लैंग्वेज मिल रही है, दैट इज कॉल्ड OGNL, ऑब्जेक्ट ग्राफ नेविगेशन लैंग्वेज, दैट इज वेरी सिमिलर टू JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज. इसमें भी आप डेटा को ट्रांसफर करोगे और किसी भी टाइप की टाइप कन्वर्जन करोगे. नेक्स्ट. Pluggable with different result types like AJAX, JSP, FreeMarker, Velocity, etc.
किसी के साथ भी आप इसको प्लगेबल कर सकते हो, लाइक अजैक्स से यूज कर लो, जीएसपी को एडअप कर लो, फ्री मार्कर को, वेलोसिटी, मतलब इट इज एक्सटेंसिबल, फ्लेक्सिबल. ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज कि व्हाई स्ट्रट्स आर यूजफुल. स्ट्रट्स क्यों चाहिए आपको? पहला पढ़ो नवनीत. Structural separation of data, presentation, and business logic. तो इसमें सेपरेट मिलेंगे आपको. डेटा रिप्रेजेंटेशन इज डिफरेंट एंड बिजनेस लॉजिक आर डिफरेंट. नेक्स्ट, Easy separation of development task, web design, database. तो जो डेवलपमेंट टास्क है बोथ आर सेपरेटेड. वेब डिजाइनिंग इज डिफरेंट थिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट इज द डिफरेंट थिंग. नेक्स्ट, Increases maintainability and extensibility, new views. by using struts you can increase the maintainability and extensibility by introducing the new views. Next, Increases reusability of code. जैसे हमने पढ़ा था ना कि कंपोजिट व्यू है, कंपोजिट व्यू इज द कलेक्शन ऑफ सब व्यूज. अब जो सब व्यूज में कोड यूज हुआ है वी कैन इजिली रीयूज इट, and by instead of reading the same code again and again we simply reuse the already existing code. ठीक है. Next, Struts provides a controller that manages the control flow. Changes in the flow can all be done in struts-config.xml. तो स्ट्रट्स के पास एक कंट्रोलर है, एमवीसी है ना, तो कंट्रोलर तो होगा जो पूरे के पूरे कंट्रोल फ्लो को मैनेज करेगा. जो भी आप चेंज करोगे फ्लो में वो सारी की सारी किसमें रिकॉर्डेड होगी? struts-config.xml फाइल में. नेक्स्ट, Abstraction from hard-coded file names forwards. तो आप कहीं कोई भी अब्स्ट्रैक्शन कर सकते हो फ्रॉम फाइल नेम. अब्स्ट्रैक्शन मींस टू गेट ओनली द एसेंशियल डिटेल, जो मतलब की इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही फेच करनी. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट पढ़ो रवनीत. थर्ड पॉइंट है इजी लोकलाइजेशन. तो इसमें हम इजिली लोकलाइजेशन भी कर सकते हैं प्लस इंटरनेशनलाइजेशन भी इसमें है, दोनों ही है. फोर्थ है कि बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड जावा टेक्नोलॉजीज Technologies. like JSP, Servlet, Java Beans. Fifth है कि Thus running on all हाँ, kinds. thus running on all kinds of JSP Servlet containers. Open source है, अफोर्डेबल है, किसी भी एक्सटर्नल कंपनी पे इसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है. robustness है because open source है, we can easily download it from the internet free of cost. very vivid open source project है with growing developer community. latest है, market में demanded है, updated है. so these are all the reasons कि why we need to use the struts and why the struts are useful. clear to all? Ma'am, vivid का क्या मतलब है? vivid का मतलब है common in use. Okay. जैसे आपको पता ना मोबाइल में भी विविड मोड, थोड़ा Yes, अट्रैक्टिव, थोड़ा क्लियर, ब्राइटर. ठीक है. Yes, ma'am. अब देखो हाउ स्ट्रट्स वर्क, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ. बेसिकली जो स्ट्रट्स हम यूज करते हैं, स्ट्रट इज बेस्ड ऑन अ एमवीसी. एमवीसी का क्या मतलब है? मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. मॉडल हैव डिफरेंट वर्क, व्यू हैव डिफरेंट वर्क एंड कंट्रोलर हैव अ डिफरेंट वर्क. मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ डेटाबेस. जो डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी टास्क होंगे वो सारे के सारे कौन हैंडल करेगा? मॉडल. व्यू क्या करेगा? सारी की सारी एप्लीकेशन के व्यू को हैंडल करेगा. व्यू विल रिसीव द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर. उस रिक्वेस्ट को कंट्रोलर को फॉरवर्ड करेगा और कंट्रोलर उसको प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट जनरेट करेगा वो व्यू को सेंड कर देगा. अब आ गया कंट्रोलर. कंट्रोलर मिडिल में होगा व्यू और मॉडल के. कंट्रोलर सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, प्रोसेस करेगा. जो रिक्वेस्ट आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी उसको बिजनेस लॉजिक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो व्यू या मॉडल से फेच करेगा, प्रोसेस करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, रिस्पॉन्स व्यू को सेंड करेगा. सो दिस इज हाउ स्ट्रट्स वर्क. स्ट्रट्स में आपके पास रिक्वेस्ट आती जाएंगी, आप उसको प्रोसेस करते जाओगे, डाटाबेस में काम चलेगा और उसके बाद आप क्या करते रहोगे, क्या बोलते हैं इसको,
व्यू, जो मतलब रिक्वेस्ट आएगी प्रोसेस की, स्टोर की, और जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, जो डेवलपर है, आप उसको रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करते जाओगे। ठीक है, टेक 2 minutes, रीड दिस स्लाइड, इफ एनी प्रॉब्लम देन लेट मी नो। Done everyone? Yes, ma'am. Any problem? बार बार ना वही रिपीट हो रही है बातें, एमवीसी का ही है मेन। Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? सुबोध, मनीष, चंदन, रहमान अंसारी, लक्ष्मीना, राशि, किसी को कोई प्रॉब्लम इस स्लाइड में? No, ma'am. Ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, गुड। ओके, बाय बाय टू ऑल।